अब जो है आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस का आखिरी चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल ध्यान देना है इस चैप्टर पे, बिल्कुल ध्यान देना। बहुत इजी चैप्टर है, कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर चार ही चीजें पढ़ते हैं अपन लोग, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल कैलकुलस छोटी ही है, डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत लंबी चौड़ी है। लिमिट, कंटिन्यूटी, तो डेरिवेबिलिटी, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसके अंदर भी 10 चीजें, टेंजेंट, नॉर्मल, क्यूबिक, भगवान जाने क्या है। खैर आइए इंटीग्रल कैलकुलस के आखिरी टॉपिक पर आ चुके हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं समझा रहा हूं बिल्कुल इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से पकड़ना है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक छोड़ो आधा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले भैया क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? भाई कोई भी इक्वेशन होती है तो इक्वेशन सुनते समझ के भैया सॉल्व करना है, और सॉल्व करके अननोन की वैल्यू निकालनी है जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कोई भी इक्वेशन, हम इक्वेशन नहीं भी देखें, अगर मान लो मैं बोलूं इस पन्ने पर एक इक्वेशन लिखी है, तो इक्वेशन का मीनिंग क्या है भैया? इक्वेशन है भाई साहब, सॉल्व करके वेरिएबल की, अननोन की वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी तो अननोन जो है एक एंगल होगा, और ट्रिग्नोमेट्री की चीजें होंगी साइन थीटा, कॉस थीटा। लॉगरिथमिक इक्वेशन होगी तो अननोन एक नंबर होगा, एल्जेब्रिक नंबर होगा। और लॉगरिथमिक इक्वेशन होगी तो ln x log एट द बेस 2 ऑफ x दिखाई पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी तो अननोन फिर एक नंबर आएगा, और उसके अंदर a की पावर x, 2 की पावर x, ऐसे चलेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी तो अननोन फिर एक वैल्यू होगी, और वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें इन्वॉल्व होंगी, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। पर यहां पर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि एक अननोन फंक्शन, अब ये कैलकुलस तो फंक्शन को लेकर है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स को लेकर है, बाकी जो एल्जेब्रा है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, उनमें एक्स की वैल्यू आती है, वो एल्जेब्रिक वैल्यू होती है, लेकिन कैलकुलस तो फंक्शन के लिए है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो किसी अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव को लेकर बनाई जाती है, और उसको सॉल्व करके हम निकालते हैं वो अननोन फंक्शन जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स ऑफ सम unknown function, and we have to solve it to find the unknown function, satisfying it, और उसको सॉल्व करके हमें वो अननोन फंक्शन पता लगा लेना है जो कि उसको संतुष्ट करता है। करोड़ों एग्जांपल हो सकते हैं, हो सकता है कोई सिंपल सी बात दे दे कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y यहां पर अननोन फंक्शन है। y का मतलब क्या है? fx। आमतौर पर जब हम फंक्शन शुरू करते हैं तो fx को y से भी डिनोट करते हैं, तो ये अननोन फंक्शन है यानी y। तो इसको सॉल्व करके किसी प्रकार से, कैसे सॉल्व करेंगे वो तो चैप्टर में सीखेंगे अपन, लेकिन पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझे। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इज अ इक्वेशन इन द डेरिवेटिव्स ऑफ अननोन फंक्शन, और उसको सॉल्व करके किसी प्रकार से, करोड़ों एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास। सपोज मान लीजिए मैं बोलूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, y एक अननोन फंक्शन है, अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव हैं, सॉल्व करके ऐसा y पता लगाना है जो किसको सेटिस्फाई करता हो। करोड़ों एग्जांपल संभव है, मान लीजिए घटिया सा एग्जांपल देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 5, उत्तरी लीजिए ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये देखिए ट्रिपल डेरिवेटिव में। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जो अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव से बनाई गई है वह कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन
क्योंकि डिफरेंशिएट करके अननोन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अननोन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसके डेरिवेटिव की मदद से बनाई गई इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको सॉल्व करके हमको वो अननोन फंक्शन ढूंढ निकालना है जो कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, और दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डी बाई डी एक्स दिखाई पड़ता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव। इसको पढ़ा जाता है आमतौर पर, दिस इज नोन एज कंप्लीट डेरिवेटिव। कंप्लीट डेरिवेटिव का मतलब है कि जिस चीज को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो केवल कंप्लीटली एक्स पर ही डिपेंड करता है। मीन्स y is a function of x only। वो कंप्लीटली केवल किस पर डिपेंड करता है, वो कंप्लीटली x पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डॉ दिखाई पड़ते हैं, डॉ, और ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब पार्शियल डिपेंडेंस, यानी y x पर डिपेंड करता है लेकिन पार्शियली, यानी और भी वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसे PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप, आइडियल गैस लॉ। तो प्रेशर को अपन लिख सकते हैं nRT अपॉन V। तो मान लो n और r को कांस्टेंट भी कर दें तो भी प्रेशर T और V पर डिपेंड करेगा। तो प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। टेम्परेचर चेंज करोगे तो भी प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करोगे तो भी प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो वो प्रेशर जो है वो अकेले एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, पार्शियली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पार्शियली वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो उस केस में हम डॉ इस्तेमाल करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मीनिंग होता है मीन्स y डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं वो दिखाता है पार्शियल डिपेंडेंस, और जब डी का इस्तेमाल करते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव वो दिखाता है कंप्लीट डिपेंडेंस। अब आप बोलो गुरुजी ये तो बहुत भयानक हो गया, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव जेई के सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी हमारा जो अननोन फंक्शन है y वह केवल सिंगल वेरिएबल x पर डिपेंड करेगा। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सब जगह कंप्लीट डिफरेंशियल, कंप्लीट डेरिवेटिव दिखाई पड़ेगा, डी दिखाई पड़ेगा। कॉपी करें और बात करें। आइए, तो ये तो हम समझ गए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और चीज आपको समझनी है, जैसे 3 डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल लिए गए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जुड़ी हुई 2 और शब्द होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जुड़े हुए 2 और शब्द होते हैं, आइए उन दोनों शब्दों को मैं समझाऊं। डिफरेंशियल इक्वेशन से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है ऑर्डर और दूसरा शब्द होता है डिग्री। ऑर्डर का मतलब है मैक्सिमम कितनी बार अननोन वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया गया। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द unknown function has been differentiated। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। जैसे यहां पर अपन बात करें, रंग बदल लेते हैं। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, क्योंकि जो अननोन फंक्शन है उसको मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट किया गया। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, क्योंकि यहां सेकंड डेरिवेटिव मौजूद है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। तो ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर निकालना बहुत आसान काम है। ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम अननोन फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। तो मैक्सिमम अननोन फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया वह कहलाता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर।
दूसरा शब्द है डिग्री। डिग्री को समझना है। डिग्री का मतलब क्या होता है समझिए। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। सबसे पहले आप हाईएस्ट ऑर्डर को ढूंढिए और उसकी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कहलाती है डिग्री। डिग्री शब्द को समझे। आपको छोटे मोटे ऑर्डर को देखना ही नहीं है, आप सबसे पहले बड़े मैक्सिमम ऑर्डर को देखिए। तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे यहां पर आइए फिर रंग बदल लेते हैं, एक नया रंग के इस्तेमाल करते हैं। ये रंग पसंद है मुझे। जैसे इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री भी 1 है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है, आपको हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, नहीं, हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म ये है, हाईएस्ट ऑर्डर का एक ही टर्म है, तो जो इसकी पावर है वही डिग्री है, तो डिग्री 1। यहां पर देखें हाईएस्ट ऑर्डर का एक ही टर्म है, तो इसकी डिग्री भी कितनी है 1। उससे बड़ी पावरें हैं, रहने दो, मत देखो उनको, क्योंकि डिग्री का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। मान लो हाईएस्ट ऑर्डर के 2-3 टर्म होते, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बोले कि dy बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो तो 2 हो जाएगा, क्योंकि अननोन फंक्शन को मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया है। और अगर आप इसकी डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर के टर्म्स देखो, पिछले एग्जांपल में हाईएस्ट ऑर्डर के एक ही एक टर्म थे, तो जो उनकी पावर है वही डिग्री हो गई। लेकिन यहां हाईएस्ट ऑर्डर के 2-2 टर्म हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर के यहां 2 है 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री 3। ध्यान रखना, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर नहीं है, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। इसके साथ एक और खास बात है कि डिग्री is only defined when the equation is of polynomial form in derivatives। डिग्री तभी डिफाइन होगी, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता है, ऑर्डर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये इसका क्या मतलब हो गया भैया, मैं समझाता हूं। कोई भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन के अंदर फंसा नहीं होना चाहिए, वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह दिखना चाहिए। आइए एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूं कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आप इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर बेहतरीन 2 है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। लेकिन अगर आप इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि आप इसको डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल की तरह नहीं लिख सकते। डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल की तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ई के अंदर फंस गया है। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को आजाद करोगे, दोनों ओर एल एन लोगे, तो डबल डेरिवेटिव एल एन में फंस जाएगा। यानी कोई भी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन और फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। डिग्री की बात तभी होगी, डिग्री तभी डिफाइंड होगी जब वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह दिखाई पड़े। कोई भी डेरिवेटिव किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर फंसना नहीं चाहिए, सारे के सारे डेरिवेटिव आजाद होने चाहिए, ऐसे पॉलिनोमियल की तरह बिल्कुल होने चाहिए। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड है। ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया। सो ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिग्री तभी डिफाइन होगी जब वह गिवन इक्वेशन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल की तरह दिखाई पड़े। अगर वह डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह है तो भाई साहब डिग्री डिफाइन होगी। ये हो गया ऑर्डर और डिग्री। अब यहां पर सिलेबस सवाल उठता है
गुरुजी की ऐसी इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, इसको तो देख के ही माथा गर्म हुआ जा रहा है। नहीं, जेई का वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर जबरदस्त हो सकता था, एक से एक खतरनाक डिफरेंशियल इक्वेशन आती, सॉल्व करते और बाल झड़ना चालू। लेकिन सिलेबस बहुत इजी है। जेई या बोर्ड का सिलेबस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओनली। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी यानी हमारा अननोन फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करेगा और वो भी केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और वो भी उसकी पावर कितनी, 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, इस प्रकार के चुन्नू सवाल आया करेंगे जिनको हम धीरे धीरे हंस लिया करेंगे। ये जेई के सिलेबस का सवाल है, बाकी कोई भी जेई के सिलेबस का सवाल नहीं है। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर बहुत टफ हो सकता था, लेकिन जेई का सिलेबस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओनली, यही एकलौता चैप्टर है जिसमें थोड़ा पढ़ाने के बाद ही सिलेबस समझा पाते हैं, क्योंकि वरना ऑर्डर, ऑर्डिनरी और डिग्री ये तीनों शब्द ही पता नहीं होते बच्चों को। तो आवर सिलेबस इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी, दैट वाई दिस चैप्टर इज वेरी इजी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी अननोन फंक्शन सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है और वो भी मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट किया गया और वो भी उसकी पावर 1। कॉपी करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग हम लोग समझ गए कि भाई आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई। आइए अब इससे पहले कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, हमको ये समझना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, बल्कि डी लिख देते हैं, पूरा लिखे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इस पर बेस गजब के क्वेश्चन आते हैं। कैसे बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा बनती है एक ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से जो इनफाइनाइट कर्वों को रिप्रेजेंट करे, यानी वो आधी अधूरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन होगी। पहले मेरे को सुने ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा बनती है या डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा फॉर्म की जाती है एक ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से जो पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो जो एक से अधिक कर्व को रिप्रेजेंट करे। जैसे मैं बोलूं सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन, तो कितने सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर होगा, इनफाइनाइट का। जैसे मैं बोलूं सर्किल विद रेडियस 2 यूनिट, कितने सर्किल का रेडियस 2 यूनिट होगा, इनफाइनाइट का। अगर मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 2, तो कितनी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, इनफाइनाइट का। ज्योमेट्रिकल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हर बार ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से बनेगी, आमतौर पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन ही लगती है, वो हर बार ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से बनेगी जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन आधी अधूरी हो, जो एग्जैक्ट कर्व को ना दे रही हो, जो एक से अधिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हो। अगर एग्जैक्ट कर्व को दे रही होगी तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी एक्चुअली। पहले आपको यही समझना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation is formed by a partial geometrical condition which gives more than one curve, जो कि एक से ज्यादा कर्व देती है। तो सबसे पहले हम समझ गए कि ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा आधी अधूरी कंडीशन से बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ऐसी कंडीशन से बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ऐसी कंस्ट्रेंट से बनेगी जो एग्जैक्ट कर्व को रिप्रेजेंट ना करे, जो एक से अधिक कर्व को रिप्रेजेंट करे, एग्जैक्ट कर्व को कभी भी रिप्रेजेंट ना करे, एक से अधिक कर्व को रिप्रेजेंट करे। तब हम उस आधी अधूरी कंडीशन का यूज करके बना सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हम समझ गए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किससे बनती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है आधी अधूरी पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन से। अगर कोई आपने ऐसी शर्त लगा दी जो कि एग्जैक्ट शुद्ध एक कर्व दे रहा है, तो रियल में उससे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी।
अब सवाल उठता है कि गुरुजी चलो ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है एक पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है एक आधी अधूरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से। अब दूसरा सवाल मन में आता है कि अच्छा सर, अगर मान लो कि हमको आधी अधूरी कंडीशन दे दी जाए तो कैसे बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू मेक डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन पार्शियल कंडीशन। दी गई आधी अधूरी कंडीशन से, दी गई पार्शियल कंडीशन से कैसे बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले स्टेप वन, ऐसे वन को ऐसे लिखे, स्टेप वन लिखते हैं ना इसको ढंग से। स्टेप वन, राइट डाउन एनी वन कर्व यूजिंग दैट पार्शियल कंडीशन। इस पार्शियल कंडीशन का यूज करके कोई भी एक कर्व लिखे। राइट डाउन एनी वन कर्व यूजिंग दैट पार्शियल कंडीशन। राइट डाउन एनी वन कर्व यूजिंग दैट पार्शियल कंडीशन। नाउ since we are given partial condition, अब आपको तो पार्शियल कंडीशन गिवन है, so to write down a curve we have to introduce some arbitrary, यूं कह लीजिए some constants from our side. These are known as arbitrary constants and their number should be minimum. आइए सबसे काम की बात मैंने लिखी वो समझाऊं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो दी गई आधी अधूरी कंडीशन है, उस दी गई आधी अधूरी कंडीशन से आप एक कर्व की इक्वेशन लिखेंगे। अब भाई साहब कंडीशन ही आधी अधूरी है, तो जब कर्व लिखने बैठोगे, जब कर्व लिखने जाओगे तो आप कर्व लिख नहीं पाओगे, आपको अपने मन से कुछ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इनको डिफरेंशियल इक्वेशन की भाषा में कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे जैसे मान लो मैं बोलूं एक ऐसी लाइन लिखो जिसका स्लोप 2 है, तो आप लिख सकते हो y इक्वल टू 2x प्लस सी। तो c क्या हो गया? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जो भी आधी अधूरी कंडीशन दे रखी है, आप उस आधी अधूरी कंडीशन की मदद से वो एक कर्व लिखिए। मान लो मैं बोलूं एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 2 यूनिट है। एक सर्किल जिसका रेडियस 2 यूनिट है, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर। इस बार दो आर्बिट्री कांस्टेंट का सहारा लेना पड़ा क्योंकि रेडियस गिवन था लेकिन सेंटर नहीं गिवन था। मान लो मैं बोलूं एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है। अच्छा, सेंटर ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, फिर से एक आर्बिट्री कांस्टेंट। मैं बोलूं एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से निकलती है, तो आप लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स, फिर आर्बिट्री कांस्टेंट। मैं बोलूं एक ऐसी लाइन जो 2,1 से निकलती है, तो आप लिखेंगे 2,1 से निकलती है तो m इंटू एक्स माइनस 2, फिर आर्बिट्री कांस्टेंट। यहां पर क्या है कि दी गई ज्योमेट्रिकल कंडीशन आधी अधूरी है, दी गई ज्योमेट्रिकल कंडीशन पार्शियल है, तो उससे कंप्लीट कर्व आना ही नहीं है। तो कर्व को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट इक्वेशन लिखने के लिए आपको अपने मन से कुछ कांस्टेंट डालने पड़ेंगे, और यह जो हमारे मन से डाले गए कांस्टेंट है, यह डिफरेंशियल इक्वेशन की भाषा में कहलाते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और इनकी संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। यह नहीं कि खुशी के मारे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया यहां पर कि गुरु जी ये भी तो ठीक है। अरे ठीक तो है, लेकिन C1 C2 C3 तीनों को जोड़कर एक सिंगल कांस्टेंट ही लिख दो, C। ये ध्यान देना है, जो आप आर्बिट्री कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे उनकी संख्या
उनका जो नंबर टर्म्स है वो बिल्कुल मिनिमम न्यूनतम होने चाहिए। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 कहता है राइट डाउन एनी वन कर्व यूजिंग दैट पार्शियल कंडीशन। फिर स्टेप 1 समझाता है कि सिंस वी आर गिवन पार्शियल कंडीशन सो टू राइट डाउन अ कर्व, ये कर्व लिखा हुआ है कुछ खतरनाक तरीके से लिख दिया गया है। सो टू राइट डाउन अ कर्व वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम कांस्टेंट फ्रॉम आवर साइड, जो कि मैंने समझा दिया। दीज आर नोन एज आर्बिट्री कांस्टेंट एंड देयर नंबर शुड बी मिनिमम। अब आइए स्टेप 2, बस 3 ही स्टेप है, तीसरे स्टेप में आंसर रहता है। स्टेप 2 कहता है डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ स्टेप 1 as many times as the number of arbitrary constant। स्टेप 2 ये कहता है कि जो स्टेप 1 में इक्वेशन मिली उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतनी बार डिफरेंशिएट करो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। और स्टेप 3 आखिरी स्टेप और उत्तर आने को लालायित। स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है, आपने स्टेप 1 में इक्वेशन लिख ली, स्टेप 1 में लिखी गई इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं आपको उस इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। और स्टेप 3 कुछ नहीं कहता, स्टेप 3 कहता है यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो स्टेप 1 में इक्वेशन लिखी, जो स्टेप 2 में इक्वेशन आई, यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एलिमिनेट ऑल द आर्बिट्री कांस्टेंट। सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स को गायब कर दीजिए। वी गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब कर दीजिए, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए, मिल गई आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है। कर्व लिख दीजिए, उस कर्व के अंदर जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कीजिए। फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 की इक्वेशन की मदद से सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे ही आपने सारे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट किया, मिल गई आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉपी करो, सवाल लगाएं। आइए ये कंसेप्ट समझ लिया, इस पर बेस छोटे छोटे सवाल लगाते हैं। पहले कुछ छोटे सवाल लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अपन बोलते हैं फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स which touch x-axis at origin। उन सारे सर्किल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करती हूं। उन सारे सर्किल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करती हूं। चलो कोशिश करते हैं। विच टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। सबसे पहले हमको कोई एक ऐसा सर्किल लिखना पड़ेगा जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि वी हैव टू राइट डाउन एक ऐसा सर्किल जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे। चलो कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं और एक सर्किल बनाते हैं जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो अगर इस सर्किल का सेंटर हम 0, r कह दें तो रेडियस r हो जाएगा। तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी x² y - r² = r²। यहां पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा जो कि यहां पर ध्यान दें। आप स्टेप 1 में मिली हुई इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। स्टेप 1 में मिली हुई इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। यानी जितने अब सोचो जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतना ही तो ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि ऑर्डर का मतलब ही क्या है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहां से अपन कह सकते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
will be equal to number of arbitrary constant। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होता है जितने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि आप उसको उतनी बार ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो मान लो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, जो आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ऑर्डर 1 की। मान लो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ऑर्डर 2 की, एंड सो ऑन। यहां पर मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि अब इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, कौन? आर। तो हम इससे पहले की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के पहले ही हम ये कह सकते हैं कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी यह ऑर्डर 1 की बनेगी। अच्छा चलिए आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RY इक्वल टू आर स्क्वायर, दोनों ओर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो ये आ गई उन सारे सर्किल्स की इक्वेशन, उन अनगिनत सर्किल्स की इक्वेशन जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट, एक बार डिफरेंशिएट करें। अब इसमें यह तो लिख दिया कि एक बार डिफरेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। ऑलवेज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दें, 2x प्लस 2y डैश माइनस 2RY डैश इक्वल टू 0। अब दोनों की मदद से r को एलिमिनेट कर दें। कैसे होगा r एलिमिनेट? बहुत आराम से होगा, बहुत आराम से होगा। इक्वेशन 1 से 2r की वैल्यू कितनी आती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। और इक्वेशन 2 से 2r की वैल्यू कितनी आती है? 2x प्लस 2y डैश अपॉन वाई डैश। इक्वेशन 1 से 2r की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 2 से 2r की वैल्यू निकाल ली, मिल गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है उन सारे सर्किल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं। कॉपी करो और सवाल लगाएं। आइए और क्वेश्चन करते हैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, तरह तरह के क्वेश्चन, प्रपंची क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कहता है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन of all lines whose perpendicular distance from origin is 2 units। उन सारी लाइनों की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, वो सारी लाइनों की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए जिनकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट है। जिनकी ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। तो कैसे करेंगे? सुनो ध्यान से। यहां पर मतलब बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, बहुत सारे तरीके हैं, कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। चलो एक छोटा सा तरीका लगाते हैं, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का यूज कर लेते हैं। कोई भी लाइन का अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो अपन इस लाइन की इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2। यहां पर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है थीटा। अब ऐसा नहीं है कि थीटा स्क्वायर, थीटा क्यूब, थीटा 4 दिख गया तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट, नहीं, एक ही है थीटा। तो कुल मिला के वो सारी लाइनें जिनका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट है उनकी इक्वेशन ये हो जाएगी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 2। ओके चलो बात करते हैं। तो भैया इन लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो गई। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आए? केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आया। कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? केवल एक बार। कर दो डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर कॉस थीटा पर वाई डैश साइन थीटा 0 आ जाएगा। तो यहां से वाई डैश की वैल्यू माइनस कॉट थीटा निकल के आ रही है। ओके, थीटा को एलिमिनेट करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दो। तो एक्स कॉट थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा को रख दो तो माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। मिल गई रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉपी करिए।